Hello everyone, I'm Fisheries Inspector Priyanshi Soni. Welcome back to our YouTube channel Fish Agro Tips. जैसे कि आज के वीडियो के टाइटल से आप सभी को पता चल गया होगा, आज की वीडियो का विषय है फिश हैचरी या मत्स्य हैचरी। फिश हैचरी एक ऐसी संरचना होती है या एक ऐसी जगह होती है जहां कृत्रिम रूप से मत्स्य प्रजनन हेतु अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करके मत्स्य बीज उत्पन्न किए जाते हैं। नर्सरी के एक बेसिक स्ट्रक्चर में कई संरचनाएं होती हैं जिनमें एक स्पॉनिंग पूल या ब्रीडिंग पूल होता है जहां पे मछलियां ब्रीड करती हैं। दो इंक्यूबेशन पूल्स होते हैं। इंक्यूबेशन पूल सीमेंटेड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पॉन कलेक्टिंग पूल या स्पॉन रिसीविंग पूल या स्पॉन रिसीविंग टैंक एक संरचना होती है जो चौकोर आकार की होती है जिसमें हम स्पॉन रिसीव करते हैं। एक ओवरहेड टैंक होता है जो जमीन से काफी ऊंचाई के स्तर पर बनाया जाता है एवं ये दोनों सीमेंटेड स्ट्रक्चर दैट इज स्पॉनिंग पूल एंड इंक्यूबेशन पूल में वाटर सप्लाई का सोर्स होता है। इनके साथ में नर्सरी पॉन्ड का स्ट्रक्चर मस्ट होता है। जिस तरह से मछली पालने के लिए तालाब जरूरी है उसी तरह से हैचरी निर्माण के समय नर्सरी तालाब या नर्सरी पॉन्ड का निर्माण भी जरूरी होता है। ये सारे स्ट्रक्चर मिलके एक हैचरी के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे सिर्फ स्पॉनिंग पूल और इंक्यूबेशन पूल की। इसके अलावा जो भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कैसे इंजेक्शन देते हैं, डोजेस क्या होते हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू नो मोर अबाउट द हैचरी एंड ऑपरेशन सेटअप्स तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। एज यू गाइज कैन सी इन द पिक्चर्स, ये एक स्पॉनिंग पूल है। स्पॉनिंग पूल सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, सीमेंटेड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके अलावा भी दो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें इंक्यूबेशन पूल्स बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा और गोलाकार होता है। इसमें हम मेल और फीमेल ब्रूडर्स मतलब नर एवं मादा प्रजनकों को एक साथ रखते हैं और इनको उत्प्रेरक हार्मोन्स का इंजेक्शन देकर छोड़ा जाता है। स्पॉनिंग पूल में 1.5 फीट या आधा मीटर का वाटर लेवल मेंटेन किया जाता है। पूल की सतह पर नोजल्स लगे हुए होते हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होते हैं। इंजेक्शन लगाने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद इन नोजल्स को खोल दिया जाता है जिससे पानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पानी के घूमने का सेंस ये है कि फिश की ब्रीडिंग टेंडेंसी होती है। अगर पानी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिश एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। साथ में ऊपर से शावरिंग भी स्टार्ट करते हैं। ये शावरिंग फव्वारे के रूप में होती है जो मछली को बारिश के होने का आभास कराती है। क्योंकि मछलियां नदी में ब्रीड करती हैं और कृत्रिम रूप से हमने हार्मोन देके इन्हें इंड्यूस्ड किया हुआ होता है, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे मछली को ऐसा आभास हो कि बारिश हो रही है और वो नदी में है। इस प्रकार कृत्रिम रूप से उत्प्रेरक हार्मोन की सहायता से प्रजनन कराया जाता है और इस टेक्निक को हम कृत्रिम प्रजनन या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। इस सारे सेटअप और इंजेक्शन लगने के लगभग 6 घंटे बाद फिशेस में एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है या मछलियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। ये एग्स स्पॉनिंग पूल में ही फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। अब इन फर्टिलाइज्ड एग को इंक्यूबेशन पूल में शिफ्ट किया जाता है। इंक्यूबेशन पूल भी सिमिलर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सीमेंट के बने हुए होते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हैचरी में 2 इंक्यूबेशन पूल होते हैं अगर एक स्पॉनिंग पूल है तो। इंक्यूबेशन पूल की सतह पर भी नोजल्स लगे हुए होते हैं। इन नोजल्स का सेटअप ऐसा होता है कि इसमें एक नोजल बाहरी दीवार पर पानी की बौछार करता है तो उसका नेक्स्ट नोजल इंक्यूबेशन पूल की आंतरिक दीवार पे पानी की बौछार करेगा। इस प्रकार से दोनों ही सतहें पानी की मिली हुई होती हैं और सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहता है। इंक्यूबेशन पूल में हैचिंग होती है
और लिफ्टिंग के लिए करीब 12 से 18 घंटे लगते हैं। कहीं कहीं पर इंक्यूबेशन पूल में वाटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो कहीं एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहाँ बस इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने एक बार फर्टिलाइज्ड एग को इंक्यूबेशन पूल में डालकर वाटर का सर्कुलेशन स्टार्ट कर दिया है तो उसे चेंज ना करें, नहीं तो एग रप्चर हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। प्राप्त फिश के एग्स साबूदाने के आकार के होते हैं, जिन्हें इंक्यूबेशन पूल में सर्कुलेट करते हैं और हैचिंग के बाद इन्हें स्पॉन रिसीविंग टैंक या स्पॉन रिसीविंग पूल में कलेक्ट कर लिया जाता है। बीच में घूमने आए बारिश निकलेगा एक इसमें तो बढ़िया घूमने में फायदा रहता है। ये होना चाहिए, ये वाला एंगल ये वाला एंगल दीवार पर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, पटेल जी हमें बता रहे हैं कि जो हमारे इनलेट्स के एंगल्स होते हैं, एक एंगल ऐसा होना चाहिए कि एक की बौछार सीधे दीवार पर हो और दूसरे की बौछार इसको लग के निकलना चाहिए जाली से, अपनी जो इनर टैंक है उससे लग के निकलना चाहिए, जिससे कि पानी का सर्कुलर मूवमेंट बना रहता है।